12वीं कक्षा के सभी बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और हम पढ़ रहे थे पुस्तक आरो भाग दो। आरो भाग दो का अंतिम पाठ चल रहा था हमारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिनका पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। अर्थात जाति प्रथा पर ये बात भाषण बोला था उन्होंने लाहौर के अंदर, लेकिन उन्होंने बताया था कि उसने लाहौर में इसको लोग सुन नहीं पाए थे और फिर उन्होंने एक पुस्तक के रूप में इसको लिखा, तो वो पाठ था। इस पाठ को हमने आधा पढ़ लिया था, पेज नंबर 154 तक आ गए थे, 154 तक। और आगे वो बताते हैं कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज, अर्थात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है जाति प्रथा इनको विश्वास नहीं करते थे और वो संपूर्ण समाज को, संपूर्ण जातियों को एक रूप मान करके ही काम करते थे। तो उन्होंने लिखा कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज हमारा किस प्रकार बन सकता है, बना सकते हैं आदर्श समाज की स्थापना हम देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर कैसे कर सकते हैं, तो उनके क्या विचार है, तो उनकी क्या कल्पना है, क्या योजना है उनकी, इसके बारे में बताया उन्होंने। और पेज नंबर 154 154 का जो सेकंड जो पार्ट है उसमें है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, अर्थात उनकी कल्पना क्या है, उनकी सोच क्या है, किस प्रकार की सोच को लेकर के वो अपने आदर्श समाज को का निर्माण करना चाहते हैं। तो ये पाठ पढ़े थे, है ना। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय गए होंगे। अर्थात जो उससे पहले पढ़ा हमने, उसके पहले उन्होंने जाति प्रथा के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी, तो कह रहे हैं कि जाति प्रथा की जो बातें हैं, जो किस्से हैं, जो खेदजनक दुख बड़ी बात हो सकती है किसी के लिए, किसी लिए अच्छी भी हो सकती है। तो ऐसी बातों को सुन सुन करके और आप लोग वास्तव में उग गए होंगे, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा कि क्या बातें लेके बैठ के क्या भाषणबाजी कर रहे हैं या किताब है। ये अस्वाभाविक भी नहीं है, लेकिन बात करना भी जरूरी है, स्वाभाविक भी है, अस्वाभाविक भी नहीं है। इसलिए जाति प्रथा के बारे में हमको बात करना चाहिए। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ, अर्थात जाति प्रथा किस प्रकार से देश के विकास में, आपसी भाईचारे में, लोकतंत्र में एक प्रकार से क्या नाम से हमारे वो पैदा करती है, भेदभाव पैदा करती है। तो अब मैं रचनात्मक जो इसकी क्या फायदे क्या है, इससे क्या क्या होने वाला है, क्या नाम से अच्छा मैसेज देने वाला हूँ, तो उसको लेता हूँ मैं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे ये प्रश्न पूछना चाहेंगे, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, जो बार बार जाति की बात कर रहा हूँ, जाति प्रथा की बात कर रहा हूँ, और जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन की बात करता हूँ, तो आप सोचते हैं क्या किस टॉपिक को लेके बैठ के आ गए हैं। जो हमारे सिस्टम था, जो व्यवस्था थी, वो अच्छी व्यवस्था थी, और उस व्यवस्था में आप क्या क्या नाम से इस तरह की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है आप क्या नाम से आप मुझसे जरूर प्रश्न पूछेंगे कि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। जब मैं इस प्रकार की जो जातियां हैं, जो हमारे समाज में जातियां बना रखी है, बांट रखी है, सनातन काल से चली आ रही है, वैश्य और नाम से राजपूत क्षत्रिय, जैसे काम हिफाजत करना लोगों की, वणिक जो क्या नाम पैसे का हिसाब किताब करना, पैसे का काम करना देखना है, और ब्राह्मण धर्म का काम करना, और शूद्र साफ सफाई का ध्यान रखना, ऐसी जो बातें बताई गई है हमारे यहाँ, और इन्हीं पर हमारा समाज जो चलता था। तो मैं जब इनके विरोध बात करता हूँ, तो फिर मेरे हिसाब से आदर्श समाज क्या है, आदर्श समाज कैसे बने, कैसे हम एक रहे, भाईचारा रहे, ये है। ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा, यदि आप यही बात मुझसे पूछेंगे, यही सवाल मुझसे करेंगे, तो उनका जवाब मैं इस प्रकार दूंगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व होगा। कि मैं जो बात करने जा रहा हूँ, बात कह रहा हूँ, वह है कि कैसा समाज होगा, तो मेरा समाज स्वतंत्रता सबको मिले, सबको उनको पूर्ण आजादी मिले, सब तरह की आजादी मिले, जो देश में क्या नाम से जिस तरह की आजादी हम आज भुगत रहे हैं, आने की जगह आज भी उस आजादी में वो है, लेकिन अब वैसी बात नहीं है। तो स्वतंत्रता, समता, समानता, भाईचारा है, सब समान हो, न कोई छोटा हो, न कोई बड़ा हो, न कोई गरीब हो, न कोई अमीर हो, सबको समान रूप से, सबको बराबर अधिकार मिले, सबको बराबर आवश्यकता की पूर्ति हो, और आवश्यकताओं की पूर्ति में क्या नाम से प्राप्ति का की स्वतंत्रता सबको हो।
और भाईचारा है, हेल मेल हो समाज के अंदर, परिवार के अंदर है, और राष्ट्र के अंदर समता, भाईचारा। भ्रातृत्व का तो संस्कृत शब्द है, लेकिन इसका अर्थ होता है भाईचारा, अर्थात भाईचारा हर व्यक्ति में पनपे, कोई किसी के ऊपर में वो नहीं रहे, भेदभाव न रहे, सब एक दूसरे का सम्मान दे, श्रद्धा से एक दूसरे की बात करें। क्या ये ठीक नहीं है? अर्थात कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा, सब मानते हैं स्वतंत्रता सबको मिलना चाहिए, समता सबको मिलना चाहिए, भाईचारा सबके अंदर होना चाहिए, ये हर व्यक्ति चाहता है। भ्रातृत्वता अर्थात भाईचारे में किसी को कोई आपत्ति हो सकती है, कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सब भाईचारा है, सब समान है, सब एक दूसरे का सम्मान करे, हर व्यक्ति क्षत्रिय शूद्र का सम्मान करे, ब्राह्मण का सम्मान करे, वणिक का सम्मान करे, शूद्र भी क्या नाम से क्षत्रिय सम्मान करे, क्षत्रिय शूद्र का सम्मान करे, आपस में जो जातियां हैं वो एक दूसरे का सम्मान करे, और सम्मान से आगे बड़े काम करे, तो कोई किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती इन चीजों पे, और नहीं हो रही है, आज भी नहीं हो रही है, कहीं कहीं होती है तो वो खत्म हो गई है, उसके लिए कानून बन गया है तो दूर हो गई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे समाज को संचारित हो सके, अर्थात भाईचारा इतना होना चाहिए, समता होना चाहिए। जब भी सरकारें, जब भी लोग देश में हम बदलाव लाना चाहते हैं तो उस बदलाव का क्या नाम से मिलकर क्या नाम से हम उसका स्वागत करें और उसको बदलाव को सबको मिलकर करें, सब में सबकी कोई बाधा नहीं होना चाहिए, किसी को कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए कि ये जो बदलाव लाया जा रहा है ये हमारे समाज के खिलाफ है, हमारे खिलाफ है, ऐसी बात नहीं होना चाहिए, सब मिलके उसका क्या नाम से स्वागत करें। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए, अर्थात बड़े का, छोटे का, गरीब का, अमीर का, सबकी हिस्सेदारी होना चाहिए, है, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वणिक हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई सी धर्म का हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को का उसमें भागीदारी होना चाहिए, सबका हित होना चाहिए, और सब उस बदलाव में सबका सहयोग होना चाहिए, है ना, सबका भाग होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, अर्थात प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक क्या नाम से जो संप्रदाय है, वो जो क्या नाम से बदलाव लाए उसके प्रति सजग रहे, सचेत रहे, उसमें कोई क्या नाम से कोई दोबारा कोई परिवर्तन नहीं लाए, ऐसी बात, एक रूपता उस कानून के अंदर, उस नियम के अंदर, उस बदलाव के अंदर सब देखते हैं, सबको होना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन अवसर उपलब्ध रहने चाहिए, अर्थात हमारा जो समाज है उस समाज में किस तरह का भेदभाव, किस तरह की जाति पाति, किस तरह का छुआछूत आदि की भावना नहीं होना चाहिए, अबाध बिल्कुल बिना बाधा के वो एक दूसरे के काम आना चाहिए, है, और एक दूसरे के जो समान के जो सुअवसर है वो उसको उपलब्ध होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए, है ना। तात्पर्य कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का ये वास्तविक रूप है, अर्थात जिस प्रकार दूध में पानी मिलता है, पानी में दूध मिलता है, और दोनों में भाईचारा है, उसी प्रकार से हमारे देश में जातियों में, हमारे देश की क्या नाम से समाज में, हमारे देश के संप्रदायों में उसी प्रकार का दूध में के और पानी के जो मिश्रण है वही मिश्रण हमारे भाईचारे का वास्तविक रूप है, वही होना चाहिए। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, और इसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में किसी प्रकार की किसी को कोई कमी नहीं होती है, सबको बराबर समान अवसर मिलते हैं, छोटे को भी समान अधिकार मिलता है, बड़े को भी अधिकार मिलता है, सबके लिए एक कानून है, एक नियम है, एक नीति है, वही सबसे अच्छा लोकतंत्र है। कहा इसके अंदर भाईचारे का नाम ही लोकतंत्र है। ऐसा नहीं है कि एक वक्त को पूरे लाभ उठा रहा है, एक लोग वर्ग को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। जो बड़े को लाभ मिल रहा है वही छोटे को लाभ मिल रहा है, जो बड़े के लिए कानून है वही छोटे के लिए कानून है, सबके लिए बराबर कानून है, सबके लिए समान कानून है, सब एक ही कानून के आसपास जी रहे हैं, वही सच्चा लोकतंत्र है, वही भाईचारा है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं, लोकतंत्र जो है वो हमारी एक पद्धति नहीं, एक भाईचारा है, और उस भाईचारे के रूप में ही हम लोकतंत्र को चला सकते हैं। तो वो क्या नाम से भाईचारा ही लोकतंत्र कहलाता है? क्या कि लोकतंत्र एक शासन की एक पद्धति नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या, जीवनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। जो लोकतंत्र जिस भी समाज में जीते हैं, हम बैठते हैं, उठते हैं, आपस में एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो उसी सम्मान को रखते है क्या नाम से
मेरी कल्पना का भारत, ये लगा देना है। तो जो सच्चा लोकतंत्र है वो भाईचारे पे ही चलता है। तो लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या जीवनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है? अर्थात सबका उठना बैठना, सबका काम करना, सबका क्या नाम से एक साथ अपने काम करना है, ये आदान प्रदान है। इसमें ये आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा हो, सम्मान का भाव हो। अर्थात लोकतंत्र में न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, न कोई जाति से, न धर्म से, सबको बराबर का हक है। अर्थात सबको बराबर का सम्मान दें, एक दूसरे का सम्मान दें, एक दूसरे की इबादत करें, एक दूसरे की श्रद्धा का भाव रखें, यही सच्चा लोकतंत्र है। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी कोई कोई आपत्ति हो सकती है, किसी को कोई आपत्ति नहीं, सबको स्वतंत्रता मिले, किसी को कोई दास्तानी में नहीं रहे, किसी को क्या नाम से कोई बंधन में नहीं रहे, सबको बराबर का हक, संपत्ति का हक प्राप्त करने का अधिकार है, सबको क्या नाम जीने का अधिकार है, सबको रहने का अधिकार है, खाने पीने का अधिकार है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है स्वतंत्रता के अंदर। गमनागमन की स्वाधीनता, अर्थात आने जाने की, कहीं भी कोई जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, किसी घर आ सकता है, किसी घर बैठ सकता है, ऐसे नहीं अपने क्या नाम से अब पूछताछ के जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता, अर्थात जीवन जी सकता है, शारीरिक जो उसकी क्या नाम से सुरक्षा है वो जी सकता है, कोई कुछ नहीं कहे, कोई मारपीट नहीं करे, कोई क्या नाम से कुछ गाली गलौज नहीं करे, सबका सम्मान दो। स्वाधीनता के अर्थ में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे, अर्थात सबको स्वतंत्रता मिलती है, सबको अधिकार मिलता है, तो ऐसे में कोई कोई अधिकार को कोई कोई क्या नाम से उसका विरोध नहीं करेगा, सब राजी है। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, अर्थात व्यक्ति अपनी संपत्ति इकट्ठी कर सकता है, संपत्ति जोड़ सकता है, संपत्ति अपने घर रख सकता है, बैंक में रख सकता है, कहीं भी रख सकता है, लेकिन स्वतंत्रता को उपार्जन करने का उसका अधिकार है, वो कर सकता है। जीविकापार्जन के लिए आवश्यक औजार, अर्थात अपने जीवन जीने के लिए जो औजार उपलब्ध करना, प्राप्त करना, उसका अधिकार है। सामान रखने के अधिकार, कोई भी चीज अपने घर में रख सकता है, कोई भी सामान ला सकता है, और जिसमें शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, अर्थात ऐसी चीजें जो अपने खाने की, पीने की, रखने की, जिससे उसका शरीर स्वस्थ रहता है, ऐसी चीजें उसको हमारे संविधान में मिली हुई है कि अर्थव्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, ऐसी बातों पर किसी को आपत्ति नहीं होती है, नहीं है, अभी नहीं, आजकल है, किसी को आपत्ति नहीं है। जिसके पास पैसा है, चाहे कोई गरीब है, शूद्र है, या कोई नीच जाति का है, बड़ा आदमी है तो है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आदमी गरीब आदमी है तो है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से सबको अपना जीविका उपार्जन का, आत्म सुरक्षा का अधिकार है, सक्षम जीवन जीने का अधिकार है। किसी के अधिकार में किसी को कोई आपत्ति, कोई पीड़ा नहीं है। फिर भी मनुष्य की शक्ति के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए, अर्थात जब इस तरह की बात है तो फिर क्या नाम से जो शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता क्यों न दी जाए, उसको मिलना चाहिए है स्वतंत्रता। जब जाति प्रथा जब खत्म हो गई है, जाति प्रथा हम नहीं मानते हैं, तो फिर क्या नाम से किसी को क्या नाम से क्यों इस तरह के अधिकार मिले हुए हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। जाति प्रथा के पोषक, जो जाति प्रथा को मानने वाले हैं, जाति प्रथा को के पक्ष में काम करने वाले हैं, अर्थात जाति प्रथा को प्रमुख मानने वाले हैं, वो क्या है, जीवन जो जीते हैं, शारीरिक सुरक्षा, उनकी सुरक्षा के लिए जो स्वतंत्रता है, तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। अर्थात आदमी बड़ा बने, आदमी सक्षम बने, आदमी क्या नाम प्रभावशाली बने, ऐसी स्वतंत्रता अगर मिलती है तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे, करेंगे, सब करते हैं आजकल, अभी ऐसी बातें नहीं है। क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है, अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है, अपना व्यवसाय चुन रहे हैं और दूसरा भी चुन रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, तो उसका अर्थ उसे दासता से जकड़ कर रखना होगा, क्योंकि दासता केवल कानूनी पराधीनता को नहीं कहा जा सकता कि कानून के अनुसार क्या नाम से दासता जो है, ये इस व्यक्ति को ये अधिकार है, इस व्यक्ति को ये काम करेगा, इस व्यक्ति को क्या जीवन में है, तो वह उसको हम दास्ता नहीं कर सकते हैं। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। ये भी दास्ता है कि
दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए भी विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी प्रावधानता न होने पाए जाई जा सकती है, अर्थात कानून में इस तरह की कोई पराधीनता नहीं है, सबको अधिकार है, सबको बराबर का अधिकार है। उदाहरणार्थ जैसे जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पैसे अपनाने पड़ते हैं, अर्थात आज भी क्या नाम से जो बातें कही इन्होंने वो बातें आजकल नहीं है, बताई गई इसके अंदर। आज भी जो अपनी इच्छा है, जो उसको जैसा क्या नाम से जो काम करना चाहता है वही काम करता है, जाति प्रथा के अनुसार काम नहीं कर रहा है आजकल है। क्या नाम से एक लोहार है तो वो दूसरा काम भी कर रहा है, खुनार दूसरा काम कर रहा है, शूद्र भी क्या नाम से अच्छे काम कर रहा है, दूसरे काम कर रहा है, अफसर भी है और बाबू भी है, सबने काम कर रहा है। तो ऐसी बातें इसमें आजकल हो नहीं। अब आइए समता पर विचार करें। समता क्या होती है? समानता होती है, जहां पर बराबर का हक होता है, भाईचारा होता है। समता पर किसी को आपत्ति हो सकती है, किसी को कोई आपत्ति नहीं आजकल है, अर्थात सब बराबर है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है, वहां रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कोई विवाद नहीं है समता पर, न समता पर है, न भाईचारे पर है, न स्वतंत्रता पर है, किसी को कोई विवाद नहीं है। समता के आलोचक ये कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते हैं, कहते होंगे कहने वाले, हमारे यहाँ तो ये मानते हैं कि सब बराबर है, छोटा बड़ा गरीब अमीर सब बराबर है, सबको बड़ा समानता का अधिकार है और सब समानता के आधार पर जीना चाहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। और उनका यह तर्क वजन भी रखता है, वहां पर होता होगा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये बात नहीं है, थी लेकिन अब खत्म हो गई है, वो बातें अब नहीं है। वजन रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी ये विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए नियामक सिद्धांत है। मनुष्यों की क्षमता तीन बातों पर निर्भर करती है। किन बातों पर? शारीरिक वंश परंपरा की, बड़े कुल में पैदा हुआ, बड़े खानदान में पैदा हुआ है, नीचे कुल में पैदा हुआ है, शुद्ध जाति में पैदा हुआ है, तो वहां पर दिक्कत आ गई। वो दिक्कत थी, पहले जमाना गया, अब समय गया, अब ऐसी कोई बात नहीं है, अब तो क्या नाम सब बराबर है, चाहे वो ऊंचे कुल में पैदा हो चाहे निम्न कुल में पैदा हो। निम्न कुल के व्यक्ति को भी बड़ा सम्मान मिल रहा है, बड़ा पद मिल रहा है, बड़ा अधिकार मिल रहा है, और ऊंचे कुल के व्यक्ति को मिल रहा है। सामाजिक उत्तराधिकार के राजा का बेटा राजा ही बनेगा है, और सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता कल्याण की कामना है कि इसके बड़े घर में पैदा हुआ, इसके माता पिता ऐसे थे, उनको क्या नाम से ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये बात नहीं। शिक्षा था वैज्ञानिक ज्ञान आदि, अर्थात शिक्षा भी से प्राप्त कर रहे हैं। एक गरीब व्यक्ति भी एक समाज में क्या नाम व्यक्ति है, वो भी वही प्रकार की ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसी तरह का काम कर रहा है, वही शिक्षा प्राप्त कर रहा है, वही पदों पर बैठा है, अच्छे पदों पर बैठा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, ज्ञान की प्राप्त कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, लिखाई कर रहा है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है आदि। सभी उपलब्धियां इसी कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है, और अंत में क्या है? मनुष्य के अपने प्रयत्न, मनुष्य अपना काम करता है, अपनी पढ़ाई करता है, अपनी लिखाई करता है, अपनी मेहनत करता है, अपना जो भी काम करता है, इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते। हालांकि मानी ये बात, उस जमाने में समान नहीं होते थे, लेकिन आजकल ऐसी बात नहीं है, सबको समान अधिकार मिल रहा है, सबको क्या नाम से सरकारें वो दे रही है। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, सबको समान अधिकार करना चाहिए, समान अधिकार की बातें करना चाहिए, सब भाईचारे की बात करना चाहिए, समानता की बात करना चाहिए, स्वतंत्रता की बात करना चाहिए, किसी को क्या नाम से किस प्रकार की वो सामाजिक जातिगत व्यक्तिगत वो नहीं रखना चाहिए ना। समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? जो इस तरह की बात विरोध करते हैं वहां पर विरोध करते होंगे, लेकिन हमारे देश में ऐसी बात अब आजकल नहीं रही है। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से, अर्थात कोई व्यक्ति है विशेष है, तो उसके हिसाब से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। कुछ लोग मानते होंगे, बड़े लोग मानते होंगे इस चीज की बातों को, है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है, अर्थात व्यक्ति है, उसकी पढ़ाई लिखाई हो, उसको क्या नाम साधन मिले है, और अपने साधनों के हिसाब से, अपनी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से आगे ऊंचा जा सकता है, बढ़ सकता है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में समान है, तो क्या इन आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? ये वो क्या नाम से जाति के आधार पर नीचा है, जाति के नीची जाति का है, या क्या नाम से तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो इस तरह का व्यवहार उसके साथ नहीं करना चाहिए। उत्तम व्यवहार के हक की प्रीति योग्यता में वे लोग निश्चय बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा और व्यवसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है, वो होता है, वो लोगों का था, लेकिन अब आजकल तो सरकार ने सबको
आगे बढ़ाने के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्था कर रखी है, साधन दे रही है, सुविधा मुहैया करा रही है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्न को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना, वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार से जो कुछ लोगों को साधन मिले हुए हैं, जो जिनको पीढ़ी दर पीढ़ी साधन प्राप्त हुए हैं, उनको क्या नाम से हम उच्चतर माने तो वो उचित नहीं है, ठीक नहीं है। उनको इस तरह का लाभ वो निर्णय ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सुविधा संपन्न के पक्ष में निर्णय देना है, अर्थात जो साधन संपन्न है, सुविधा संपन्न है, ऐसे लोगों को निर्णय मिलने वाली बात है। वहां प्रथम दो आधारों जो मनुष्य की अपने वश की बातें नहीं है, उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है, अर्थात ऐसी बातें मान लो जो जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, पैसे कौड़ी के आधार पर जो निम्न कुल में पैदा हुआ है, और वहां पर उसके साथ क्या नाम से इस तरह का व्यवहार किया जाए तो वो बातें ठीक नहीं है। और हम ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए, अर्थात जो नीचे दर्जे में पैदा हुए हैं, जिनके पास क्या नाम से साधन संपन्न नहीं है, ऐसे लोगों को भी हमको सम्मान देना चाहिए। दूसरे शब्दों में समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो ये संभव है। अगर हम समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, तो पिछले दर्जे के लोगों को भी हमको सम्मान देना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। अब जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराया जाए, अर्थात हो रहा है, आजकल हो रहा है, चल रहा है। इससे समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, अर्थात समता की जो बात है यहीं खत्म नहीं होती है, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत ही बड़ी जनसंख्या में पाला पड़ता है, अर्थात वो लोगों से मिलता है, जुड़ता है, और सभी समाज के लोगों से मिलता है, जुड़ता है, और अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीति के पास न तो इतना समय है और न प्रत्येक के विषय में अपनी जानकारी होती है, अर्थात इतना वो नहीं कर पाता है, लेकिन आप कर लेते हैं। आप क्या नाम से एक सामूहिक रूप से जो इस तरह की बातें हो रही है, जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग कर सके, अर्थात किस समाज की क्या प्रॉब्लम है, किस व्यक्ति की क्या प्रॉब्लम है, वहां तक जाता नहीं है, लेकिन वो सबके सामूहिक रूप से जो सुविधा दी जाती है उस आधार पर वो काम हो रहा है। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर व्यवहार कितना भी आवश्यक और औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों में श्रेणी में नहीं बांटा जा सकता है, अर्थात न गरीब, न अमीर, न क्या नाम से सुविधा प्राप्त और न सुविधा से हीन व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में राजनीति को अपने व्यवहार में एक व्यवहार सिद्धांत की आवश्यकता रहती है, और ये व्यवहार सिद्धांत ये होता है कि सब मनुष्य के साथ समान व्यवहार किया जाता है, सबको बराबर से देखा जाए, वहां पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा जाए, छोटे को भी उतना ही सम्मान दिया जाए जितना बड़े को सम्मान दिया जाता है। राजनीतिज्ञ ये व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण श्रेष्ठकरण संभव होता है, अर्थात अगर ऐसा करेगा तो वर्गीकरण भी होगा नहीं होगा और श्रेष्ठीकरण समाज में श्रेष्ठ आएगी। इस प्रकार क्षमता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, ये बातें पुरानी हो गई, ये बातें बाहर की हो सकती है, हमारे देश में नहीं है, फिर भी राजनीति को सभी परिस्थितियों की दृष्टि में रखते हुए उसके लिए ही मार्ग भी रहता है, अर्थात जो राजनीति करता है उसको सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, सभी संप्रदाय के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को समान बातें देखनी पड़ती है उसको, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसकी व्यवहारिक एकमात्र छोटी भी है, अर्थात जो राजनीति का काम करता है उसके लिए जरूरी है, उसके लिए ठीक है। तो ये पाठ आपका पूरा हो गया है, क्या नाम से जाति प्रथा और श्रम विभाजन। इसके पश्चात हम कल तुलसीदास जी देखेंगे, अगले बार जो तुलसीदास को पढ़ेंगे हम, ठीक है।